मैं अपने ही शहर में होने के बावजूद 1 माह बाद अपने घर में दाखिल हुआ था। पूरे 30 दिन मैंने दीप्ति के साथ लिव इन में उसके छोटे से घर में बिताया था। इस 1 महीने में बेहद खुश रहा था, जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। दीप्ति ऑफिस में मेरी कुलीग थी। हालांकि उसकी उम्र मुझसे 5 साल कम थी, मगर वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं उससे प्रेम करने लगा था और 1 हफ्ते के मुख्तसर से वक्त में हमने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थीं। यह अलग बात है कि शादी होने से पहले ही लिव इन में एक दूसरे के साथ रहने का हमारा यह फैसला जिहादी था। शादी में एकमात्र और गंभीर समस्या मेरी पहली पत्नी पूनम थी, जिससे मैंने 10 साल पहले ठीक इसी तरह से प्रेम विवाह किया था, और 1 साल बाद ही मुझे वह औरत इतनी बोर लगने लगी थी कि मैंने उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अगले 9 सालों तक हमारे बीच रिश्ते कुछ ऐसे रहे जैसे किसी मजबूरी के तहत दो यात्री किसी एक ही सीट पर यात्रा करने को विवश हों। आज घर लौटने के पीछे दीप्ति का आग्रह बड़ी वजह थी। उसने कहा था कि लिव इन में रहने से अच्छा है कि मैं जाकर पत्नी से तलाक की बात करूं और जैसे भी हो उसे राजी करूं। मुझे विश्वास नहीं था कि तलाक की बात पर वह राजी होगी। आखिर हमारा 8 साल का बेटा वह सूत्र था जिसकी वजह से वह मुझसे आज तक बंधी हुई थी, और मुझे लगता था कि यह बंधन अब मजबूत होता जा रहा था। बावजूद इसके कि पत्नी का मेरे जीवन में कोई महत्व शेष न था। घर में दाखिल होते ही उसने मुझे पानी का गिलास दिया और कुछ पलों बाद चाय बनाकर ले लाई। चाय पीते हुए तलाक का जिक्र करना मुझे जल्दबाजी लगी, इसलिए मैंने रात होने तक इंतजार करने का फैसला किया। वह मेरे आने से शायद बहुत खुश हुई थी। हालांकि उसकी खुशी कभी चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। उसके काम से उसके खुश होने का एहसास करने की मुझे आदत सी हो गई थी। आज उसने खाना मेरी पसंद का बनाया था। मैं सोफे पर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था जब उसने बिन कहे खाना लाकर वहीं परोस दिया। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, 2 मिनट पास बैठो। वह खाना देकर जाने लगी तो मैंने कहा। वह बिना कुछ कहे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। यह दिखाने के लिए कि हालात सामान्य थे, मैं इत्मीनान से खाना खाने लगा। पिछले 10 सालों से हमारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हम एक दूसरे के साथ जबरन बंधे से हैं। मैं चाहता हूं कि हम तलाक लेकर एक दूसरे से आजाद हो जाएं। तुम्हारा क्या विचार है? बहुत हिम्मत करके एक सांस में मैंने दिल की बात कह दी। फिर उसके हाव भाव को जांचने के लिए उसके चेहरे की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हो। चेहरे पर फीकी सी हंसी लाकर उसने मेरी आंखों से आंखें मिलाईं तो उन आंखों में भी मुझे दूर तक एक सूनापन नजर आया, जिसे देखकर एक पल के लिए दिमाग सन रह गया। फिर अगले ही पल दीप्ति का ख्याल आते ही जैसे सब भूल बैठा। आपकी खुशी से बड़ी मेरे लिए कोई बात भला क्या हो सकती है? अगर इसी में आपकी खुशी है तो यही सही। कहते हुए उसका चेहरा उदास हो गया। तो फिर मैं वकील से बात कर लेता हूं ताकि वे जरूरी कागजात तैयार कर सकें। संभव है कि 20 दिनों में हम आजाद होंगे, मगर मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लगा कि जैसा मैं समझ रहा था उतनी आसानी से मामला हल न होगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि जब तक तलाक नहीं हो जाता हम उसी तरह साथ रहें जैसे शादी के पहले 20 दिनों में रहे थे। यह मेरी आखिरी इच्छा है। आखिरी इच्छा? तलाक के बाद तो आपके लिए मैं मर ही जाऊंगी न, उसने कहा तो उसका खूबसूरत चेहरा सिकुड़ सा गया। बहुत कुछ बदली सी। मैं मन ही मन खुश हुआ कि मांगा भी तो क्या, बस 20 दिन। इतने दिनों को तो जेल की सजा समझकर भी काट सकता था। फोन करके ऑफिस से मैंने 10 दिनों की छुट्टी ली। फिर दीप्ति को भी फोन पर खुशखबरी सुनाने के साथ ही वकील से बात करने को कह दिया। अब मैं फिल्म के एक पात्र की तरह अभिनय करने के लिए तैयार था। अभिनय को सशक्त और वास्तविक बनाने के लिए कभी रसोई में काम करती पत्नी को पीछे से बाहों में भर लेता, कभी उसे बाहों में उठाकर बेडरूम में ले आता। वह बर्तन साफ कर रही होती तो मैं झाड़ू लगाने लग जाता। वह आटा गूंद रही होती तो सामने बैठकर अपलक निहारता रहता। इन सब क्रियाओं के बाद भी लगता कि उसके भीतर कुछ टूट रहा था। जैसे जीने की उमंग मर रही थी। 3 दिनों में ही मुझे एहसास होने लगा था कि अब खुशी और गम के उसके लिए वे मायने नहीं रह गए थे जो तब थे जब हमने शादी की थी। एक दिन सुबह वह उठने लगी तो पैरों पर खड़े होते ही ऐसे लड़खड़ाई कि बेड का किनारा हाथ में न आया होता तो गिर गई होती। हालांकि मैं उसके साथ सो भी रहा था, मगर मात्र अभिनय के बतौर। वह लड़खड़ाई तो मेरा अभिनय भी जैसे लड़खड़ाया था। तुम ठीक हो पूनम? हालचाल पूछने की बिल्कुल नियत न होने के बावजूद नितांत अपनेपन से दिल की आवाज निकली। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस नींद पूरी तरह खुली नहीं थी इसलिए लड़खड़ा गई थी। फिर कुछ याद करते हुए उसने पूछा, वकील से बात हो गई? हाँ, फोन कर दिया था उसे।
आप वकील नहीं करते। बेवजह पैसे खर्च होंगे आपके। अगर मैं वैसे ही छोड़कर चली जाऊं तो? मैं जैसे सिहर उठा। जाने क्यों मुझे लगा कि उसके कहने का आशय वह नहीं था जो मैं समझ रहा था। उसने 20 दिन साथ रहने की शर्त रखते हुए भी क्यों कहा था कि यह मेरी आखिरी इच्छा है? उस रोज वह दिनभर काम में लगी रही और मैं उसकी बातों को मन ही मन दिमाग में तौलता रहा। दोपहर को उसने खाना लगाया तो मैंने साथ बैठकर खाने का आग्रह किया। अब मेरी अभिनय कला जवाब दे रही थी। मैंने एक निवाला अपने हाथ से उसके मुंह में रखा। हमने ठीक शादी के पहले दिनों की तरह एक दूसरे को खाना खिलाया। खाना खत्म करके वह बर्तन ले जाने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। राहुल को हॉस्टल से बुला लूं? 2 से 4 दिन साथ रह लेगा। क्या जरूरत है? फोन पर बात तो हो ही जाती है। डॉक्टर के पास चलें? उसने सूनी आंखों से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उसकी किसी दुखती रग को छेड़ दिया हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, इतना कहकर वह चली गई। मैं भी उसके पीछे किचन में आ गया। उसने बर्तन सिंक में डाल दिए तो मैंने उसे प्यार से बाहों में उठा लिया। इस हरकत को मैं रोज करता आ रहा था लेकिन वह अभिनय था। आज कुछ अपनेपन और प्यार से उठाया तो एहसास हुआ कि उसका वजन भी बहुत कम हो गया था। उसे बाहों में उठाए लाकर बेडरूम में बेड पर लिटा दिया। मैंने आज 10 साल बाद उसे उसी तरह भरपूर प्यार किया जैसे शादी के पहले दिन किया था। मगर आज जैसे उसके लिए चीजें बेमानी थीं। सारे अरमान मर गए थे जैसे। अब 2 दिन शेष थे लेकिन मेरा मन कह रहा था कि उसे उसके हाल पर छोड़कर बहुत बड़ा अन्याय कर रहा था मैं। रोज की तरह शाम 3 बजे दीप्ति का फोन आया। उसने खबर दी कि सब कागज तैयार हैं, बस एक बार पूनम को कोर्ट आकर हस्ताक्षर करने होंगे। वार्तालाप के दौरान मैं बस हाँ करता रहा क्योंकि दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि पूनम की हालत को नजरअंदाज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस बात को जितना सोचता बेचैनी बढ़ती जाती। हालत यह हो गई कि एक से एक पल बहुत भारी गुजरने लगा। कल हमारे करार का आखिरी दिन भी था लेकिन कल तक इंतजार करना असंभव लगा। किसी से बहुत जरूरी बात करनी है। लौट कर डॉक्टर के पास चलेंगे, तब तक तैयार हो जाओ। और हाँ, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने कहा तो रोज की तरह उसने प्रतिरोध नहीं किया, शायद इसलिए कि आज मेरे लहजे में उसे अपनेपन का एहसास हुआ था। कल तो हमारा करार खत्म हो ही रहा है, क्यों नया पेंच फंसा रहे हो? कोई जवाब दिए बिना मैं गाड़ी में सवार हुआ और दीप्ति के पास पहुंच गया। मैं पूनम को नहीं छोड़ सकता, उसे मेरी जरूरत है। मैंने 2 टूक शब्दों में कहा तो वह जैसे तिलमिला उठी। पिछले 6 महीने से मुझे शादी के हसीन सपने दिखाकर और बिना शादी किए साथ रहकर अब कह रहे हो कि तलाक नहीं ले सकता। अपनी पत्नी से इतना ही प्यार था तो 2 साल से उसकी खैर खबर क्यों न ली? मेरे सपनों मैं अपराधी तो दीप्ति का भी था और जो अन्याय उसके साथ हुआ था उसके बदले मुझे कोसने और गालियां देने तक का उसे पूरा अधिकार था। वह दे भी रही थी और जाने कितनी देर तक देती। लेकिन मैं उसकी बातों को सुनने के लिए वहां न रुका। पूनम की फिक्र जो सता रही थी। मैं वापस लौट चला। गाड़ी ड्राइव करते हुए मेरी जिंदगी के बीते 10 साल चलचित्र की तरह दिमाग में घूम रहे थे। पूनम से मिलने का वह सुखद संयोग, जब एक दिन शहर में आई बाढ़ के चलते मुझे बिल्कुल अनजान होने के बावजूद उनके घर पनाह लेनी पड़ी थी। मैं उसकी सादगी और खूबसूरती पर फिदा हो गया था। फिर शादी के बाद का उसका वह सरल व्यवहार जो उसकी खूबसूरती के साथ साथ मुझे दिखाई देना बंद हो गया था। काश की जिंदगी का कोई रिवाइंड बटन होता और मुझे उन कुछ सालों को दोबारा जीने का मौका मिलता जब मैंने पूनम की तरफ से मुंह फेर लिया था। सब एहसास और कर्तव्यबोध लौट आए थे लेकिन अब देर हो चुकी थी। लग रहा था कि पूनम को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आज तो सफर भी जैसे बहुत लंबा हो गया था। आखिरकार घर पहुंचा तो गाड़ी खनी करके जल्दी से बाहर निकलकर लगभग दौड़ते हुए घर में घुसा। वह किचन में नहीं थी। हालांकि खाना वह बना चुकी थी जो कि किचन के रैक पर रखा था। बाथरूम में भी नहीं। घर सुनसान था जैसे वह यहाँ हो ही नहीं। आगे बढ़कर मैंने बेडरूम में कदम रखा। वह बेड पर पड़ी थी, शांत और निश्चल। उसके करीब कुछ डॉक्टरी रिपोर्ट और दवा की पर्ची भी बिखरे हुए थे। पहली नजर में कोई भी देखता तो कहता कि थक कर सो रही है वह। मगर मैं जानता था कि पिछले 10 सालों में इस वक्त सोना उसका शगल बिल्कुल नहीं था। अज्ञात भावना के चलते मुझे अपनी टांगें कांपती प्रतीत हुईं। शरीर से किसी ने जैसे खून निचोड़ लिया हो। आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। बर्फ की तरह सर्द था और नब्ज गायब। वह मर चुकी थी। मैं उसकी बगल में लेटकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते बिलखते स्वाभाविक रूप से वहां पड़ी डॉक्टरी रिपोर्ट पर नजर पड़ी जिसमें साफ लिखा था कि वह एक अरसे से कैंसर से पीड़ित थी।